हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए और स्पेशली उनके लिए जो किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लीव रूल्स, जो कि CCS लीव रूल्स 1972 के नाम से जाने जाते हैं। इसके आज 2 पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, जिनमें पहला पॉइंट है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले जो लंबी छुट्टियां मिल सकती हैं वो कितने दिनों की कैसे मिल सकती हैं। और दूसरा है पर्सन्स री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि कुछ कर्मचारी जो एक बार अपनी एक पद से रिटायरमेंट ले लेते हैं लेकिन दोबारा किसी दूसरे पोस्ट पर जॉब में लग जाते हैं, तो उनको छुट्टियां किस प्रकार मिलती हैं। आइए देखते हैं लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। सबसे पहले आपको लीव प्रिपरेटरी का मीनिंग समझना होगा। देखो, रिटायरमेंट होने से पहले किसी भी कर्मचारी को ये नॉर्मली लास्ट ईयर में, सपोज कहीं पर 60 ईयर की एज लिमिट है, तो वहाँ पर जब वो 59 एज के हो जाते हैं तो उनका जो लास्ट एक ईयर बचता है, एक साल बचता है, उस एक साल में उनको ये छुट्टियां दी जाती हैं ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में, रिटायरमेंट से आगे उन्हें क्या करना है इस बारे में वो अपनी प्लानिंग बना सकें। उनको बोला जाता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड by the authority competent to grant leave to take leave preparatory to retirement to the extent of earned leave due not exceeding 300 days together with half pay leave due subject to the condition that such leave extends up to and includes the date of retirement। यानी कि किसी कर्मचारी को लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट दी जा सकती हैं और वो मैक्सिमम हो सकती हैं अप टू 300 डेज़, यानी कि 300 दिन तक की उसको लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट मिल सकती हैं। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ अर्नड लीव ड्यू, यानी कि उसके अकाउंट में मैक्सिमम कितनी अर्नड लीव बाकी हैं। सपोज करो अगर उसके अकाउंट में 200 EL ही हैं तो उसको 300 दिन की लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके अकाउंट में अवेलेबल ही 200 हैं। साथ में क्या हो जाता है कि जब EL कम रह जाती हैं और एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे तो और ज़्यादा लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट चाहिए, तो उसके अकाउंट में जितनी HPL बाकी हैं उन HPL को भी उसकी EL के साथ जोड़ दिया जाता है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट देने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि उसकी EL प्लस HPL मिलाकर भी 300 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन दिनों के ऊपर एक और कंडीशन है कि इन्हीं के अंदर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन वो रिटायरमेंट होगा वो डेट लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट में शामिल होनी चाहिए। आपको याद रखना है EL प्लस HPL दोनों मिलाकर भी 300 दिन से ज़्यादा लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट नहीं दी जा सकती। द लीव ग्रांटेड एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शेल नॉट इंक्लूड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो लास्ट ईयर में, लास्ट एक साल में आप जो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लोगे उसमें आप EOL नहीं ले सकते। आप अपनी EL और HPL ले सकते हैं, वहाँ पर आप EOL नहीं ले सकते। Where a government servant who is on foreign service in or under any local authority or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the government or a body controlled or financed by the government hereinafter referred to as the local body applies for leave preparatory to retirement, the decision to grant or refuse
Such leave shall be taken by the foreign employer with the concurrence of the lending authority under central government। देखो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फॉरेन सर्विस में कार्य कर रहा है। फॉरेन सर्विस का अगर आपको मीनिंग याद हो तो फॉरेन सर्विस का मीनिंग ये बताया गया था कि ऐसा कोई कर्मचारी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी यूनियन टेरिटरीज, इन तीनों के अलावा वो कहीं और से सैलरी ड्रा कर रहा है विद प्रायर परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो वो फॉरेन सर्विस में माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैसा ही कोई कर्मचारी जो फॉरेन सर्विस में है वो या तो किसी ऐसी अथॉरिटी के अंडर में है जो कि भारत के बाहर है, लेकिन उसमें भारतीय सरकार का यानी केंद्र सरकार का या तो हिस्सा है या वो केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रायोजित या नियोजित की जा रही है, किसी भी प्रकार से वो भारत सरकार के अंडर में ही है। तो जब वो अपनी छुट्टियां अप्लाई करेगा लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए, तो वो जो कंपनी है जो भारत सरकार के अधीन है लेकिन भारत के बाहर भी हो सकती है और भारत के अंदर भी हो सकती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, जहाँ पे वो फॉरेन सर्विस पे काम कर रहा है वो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है वहाँ से वो सहमति मांगेगी और सहमति लेने के बाद में वो अपना डिसीजन देगी। यहाँ पे आपको याद ये करना है कि जो डिसीजन है कि छुट्टी ग्रांट करनी है या छुट्टी रिफ्यूज़ करनी है, ये डिसीजन उस लोकल अथॉरिटी को लेना है जहाँ से अब वो सैलरी ड्रा कर रहा है, और वो जो कंपनी है, जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल बॉडी है, वो जहाँ से वो जिस डिपार्टमेंट से, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो एम्प्लॉय आया है या नहीं आया है, तो डायरेक्ट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो केंद्र सरकार से वो अपनी सहमति मांगेगी, उसके बाद ही उसकी छुट्टी या तो ग्रांट की जाएगी या उसकी छुट्टी रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। The government servant on foreign service shall also be allowed to encash earned leave at his credit on the date of retirement in the manner provided in sub rule 2 of rule 39। देखो, अगर जो भी ऐसा कर्मचारी जो फॉरेन सर्विस पे है लेकिन वो ऐसे किसी लोकल बॉडी में काम कर रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के या तो डायरेक्ट अंडर में है या उसके द्वारा फाइनेंस्ड है या उसके द्वारा नियोजित की जा रही है, तो वो कर्मचारी जब वो रिटायर होगा तो वो इनकैश कर सकेगा अपनी ईएल को। अगर आपको पता हो तो एक कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो अप टू 300 ईएल इनकैश कर सकता है। तो इसी मैनर में ये कर्मचारी भी अपनी 300 डेज तक की ईएल को इनकैश कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट is on foreign service in or under a local body other than the one mentioned in clause A of sub rule 2। यानी अभी हमने 2 स्लाइड पहले जो जानकारी पढ़ी थी, जो कंपनीज थी या लोकल बॉडीज़ थी, लोकल अथॉरिटीज़ थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस्ड, होली ओन्ड या सब्सटेंटिवली ओन्ड थी, उनके अलावा अगर किसी कंपनी में जिनमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रायोजित, कोई फाइनेंस या कोई हिस्सेदारी नहीं है, उन कंपनीज में लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शैल बी एडमिसिबल टू हिम ओनली व्हेन ही क्विट्स ड्यूटी अंडर द फॉरेन एम्प्लॉयर। जब वो फॉरेन एम्प्लॉयर के अंडर रहते हुए अपनी सेवा से ही क्विट कर देता है, क्विट करना चाह रहा है, तब उसको प्रिपरेटरी लीव मिल सकती हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूज इन सर्विस अंडर सच फॉरेन एम्प्लॉयर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कैश पेमेंट इन लाई ऑफ लीव अंडर रूल 39। अगर वो ऐसे किसी डिपार्टमेंट में है जो 2 स्लाइड पहले मेंशन थे उनके अलावा किसी में भी है,
तो वो अब अपनी 300 दिन की EL इन कैश नहीं कर पाएगा अगर वो उसी फॉरेन एम्प्लॉयर के अंडर रहकर अपनी जॉब करता रहा। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि यदि वो लौटकर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आ जाता है तो वो अपनी छुट्टियाँ आकर इनकैश कर सकता है, लेकिन अगर वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर रह कर के, जहाँ वो जिस लोकल अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी छुट्टियाँ इनकैश नहीं कर सकता। पर्सन्स री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसे कर्मचारी जो एक जॉब को छोड़ने के बाद में या रिटायर होने के बाद में जब दूसरी जॉब पकड़ते हैं, दूसरी जॉब में ज्वाइन करते हैं, तो उनको छुट्टियां किस प्रकार मिलती हैं। इन द केस ऑफ ए पर्सन री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट, द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स शैल अप्लाई एज इफ ही हैड एंटर्ड गवर्नमेंट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डेट ऑफ हिज री एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसा माना जाएगा कि इस कर्मचारी ने दोबारा से अपनी नई शुरुआत की है, नए प्रोफेशन की, नई पोस्ट की, तो उसको एज ए न्यू ज्वाइनी की तरह ही सारे लीव बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले वाले छुट्टियों का, पहले वाले डिपार्टमेंट का उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा, अब उसकी फ्रेश सर्विस शुरू होगी। तो ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।